हेलो फ्रेंड, लाइव स्टडी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर का पार्ट 2 जो आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस पार्ट में आज हम कंप्यूटर का इतिहास एवं उनकी पीढ़ियों के बारे में जानेंगे और 60+ MCQ के भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें एंड आने वाले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम कंप्यूटर के इतिहास के बारे में बेसिक जानेंगे और उसकी पीढ़ियों को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इतिहास की बात कर लेते हैं। इतिहास में हम देखते हैं कि पहले एबेकस आया था, जो स्टार्टिंग में हम देखते हैं। फिर पास्कल कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे, फिर एनालिटिकल इंजन को डिस्कस करेंगे, पंच कार्ड, एनिएक एंड एटस्केट एंड यूनिक को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एबेकस क्या होता है। यह प्राचीन समय में गणना करने के लिए एबेकस का उपयोग किया जाता था। ठीक है, एबेकस एक यंत्र है जिसमें आंकिक गणनाओं के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें तारों में एक छोटी छोटी मोती होते जो आप इस डायग्राम यहाँ पे देख सकते हो। इसी का यूज़ करके हम गणना करते हैं। इसको आप आंगनबाड़ी या LKG क्लासेस या नर्सरी क्लासेस में इसको आप इजीली देख सकते हैं। इसका आविष्कार चीन में ही हुआ था। आगे देखते हैं पास्कलाइन या पास्कल कैलकुलेटर। प्रथम गणना मशीन है जो मैकेनिकल कैलकुलेटर कहा जाता था। ये 1645 में पास्कल ने इसका आविष्कार किया था। इस कैलकुलेटर में इंटरलॉकिंग किया गया था जो 0 से लेकर 9 की संख्या दर्शाता था। हाँ, यह केवल जोड़ और घटाव कर सकता था। आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, इसमें सिर्फ एडिंग या सब्सट्रैक्शन कर सकते थे, इसीलिए इसे ओनली एडिंग मशीन भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है, पास्कल कैलकुलेटर को एडिंग मशीन भी कहते हैं। नेक्स्ट है एनालिटिकल इंजन। सन 1808 में जोसेफ मेरी जैक्वार्ड ने एक स्वचालित बुनाई मशीन बनाई। ठीक है, इसी के कॉन्सेप्ट पर फिर आके चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया। चार्ल्स बेबेज के इस कॉन्सेप्ट को उपयोग करके पहला कंप्यूटर का प्रोटोटाइप बनाया गया। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसके बाद अगस्टा ने क्या किया, पहला प्रोग्राम बनाया और उनकी बाइनरी अर्थमेटिक के योगदान को जॉन वान न्यूमैन ने आधुनिक कंप्यूटर के लिए विकास में उपयोग किया गया, जिन्होंने प्रोग्राम लिखा था और इन्होंने ही बाइनरी कोडिंग का भी आविष्कार किया था। तो अगर हम बात करें, इसीलिए अगस्टा को प्रथम प्रोग्रामर तथा बाइनरी प्रणाली का आविष्कारक भी कहा जाता है। ये बहुत IMP पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पंच कार्ड। जैसे आजकल हमारे कार्ड होते हैं, ऐसे ही पहले पंच कार्ड यूज़ हुआ करते थे। इनमें प्रोग्राम स्टोर्ड होते थे, जस्ट इसको फिट करते थे और प्रोग्राम रन किया जाता था। तो सन 1880 में होलर्थ ने पंच कार्ड का निर्माण किया और उन्होंने होलर्थ 80 कॉलम कोड और सेंसस टेबलेटिंग मशीन का भी इन्होंने आविष्कार किया था। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जिसको हम ENIAC कहते हैं। 1942 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के H. आइकन ने एक कंप्यूटर का निर्माण किया। यह कंप्यूटर मार्क फर्स्ट है, जो आज के कंप्यूटर का प्रोटोटाइप था। और 1946 में द्वितीय विश्व के दौरान ENIAC का निर्माण हुआ। ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर है, जो प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। ये बहुत ही आगे हम ऑब्जेक्टिव में डिस्कस करेंगे इसको हम। ठीक है, नेक्स्ट है एडसेक, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। मतलब इस यहाँ पर इसमें हमने ऑलरेडी प्रोग्राम को स्टोर करके रखा था कंप्यूटर के अंदर। यहाँ पे पंच कार्ड को अलग से यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसमें अगर हम बात करें, एडसेक को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में विकसित किया गया था। ये भी एक ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट समाहित था। मतलब इसमें हम प्रोग्राम को ऑलरेडी इंस्टॉल करके रख रखा था। ठीक है, एडसेक का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। नेक्स्ट देखते हैं हम यूनिवेक। यूनिवेक को बोलते हैं यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, फर्स्ट भी कहते हैं। इसको 1951 में व्यापारिक उपयोग के लिए बनाया गया था। इसमें कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के गुण है, मतलब फर्स्ट पीढ़ी कंप्यूटर को हम यूनिक को भी इसमें समाहित करते हैं। अब हम
कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। इसमें हम ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन पे बात करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस डाटा के बारे में बात करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस के बारे में बात करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन में हम फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन के बारे में देखेंगे। ये भी इसके टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डाटा प्रोसेस, जैसे एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड टाइप के, एंड कंप्यूटर साइज के हिसाब से माइक्रो, मिनी, सुपर कंप्यूटर वगैरह वगैरह हम डिस्कस करेंगे, और स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस भी हम देखेंगे। तो अभी हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 जनरेशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम फर्स्ट जनरेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हम पहले इसका थोड़ा बेसिक देखेंगे, फिर हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। तो जो यूनिक फर्स्ट पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था, जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, इस मशीन का विकास फौज और वैज्ञानिक उपयोग के लिए किया गया था। जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, इसमें हम वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे, आप ये डायग्राम में देख सकते थे। इसमें ये इसका आकार बड़ा होता था और अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती थी, मतलब इसका आकार इस कंप्यूटर का एक रूम के बराबर हुआ करता था। तो इसमें जब ये वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी तो इसमें ऊष्मा बहुत ज़्यादा जनरेट होती थी, ये हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होती थी। ये सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम थी, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। इसमें जितनी भी सूचना है, इसमें 0 और 1 के लिए रूप में कंप्यूटर में संग्रहित किया जाती है, मतलब यहाँ पे मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और साथ में पंच कार्ड का भी उपयोग किया जाता था। इसके जो एग्जाम्पल है, यूनिएक हो गया, यूनिवेक हो गया, मार्क फर्स्ट इसके एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे इसमें कुछ कमियां थी, जैसे कि हमने बात किया कि इसमें निर्वात ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी। इसी के कारण इसमें बहुत ज़्यादा, एक तो ये गर्म होने में टाइम लेता था, और गर्म होने के बाद ये बहुत ज़्यादा हीट डेवलप करता था। तो उसको प्रॉपर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी इसके लिए एयर कंडीशन बनाना बहुत ही मुश्किल हो गया था उस टाइम पे, बहुत खर्चीला भी हुआ करता था ये। तो ये कुछ हमारे बेसिक इसके पॉइंट है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में निर्वात ट्यूब का उपयोग प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया यहाँ पे, और यहाँ पे निर्वात ट्यूब का यूज़ किया गया। इसकी जो लिमिटेड कैपेसिटी थी किसकी, स्टोरेज की, और इसकी स्पीड भी थोड़ी मंद, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। इसमें बहुत ही निम्न स्तर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया गया था, जिसमें असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज का हम यूज़ करते थे। इसमें जो सबसे मेन प्रॉब्लम थी, इसमें ताप नियंत्रण की असुविधा थी, मतलब हम यहाँ पे ठीक से एयर कंडीशन प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे थे। इसके कुछ एग्जांपल है IBM 650 एंड यूनिवेक। आगे हम डिस्कस करेंगे दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मेन है यहाँ पे ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया। वैक्यूम ट्यूब की बजाय यहाँ पे किसका यूज़ करना स्टार्ट किया गया, ट्रांजिस्टर का। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें मैग्नेटिक कोर, वहाँ पे हमने मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया था फर्स्ट पीढ़ी में, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक कोर का यूज़ किया गया। ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है। आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क का भी यहाँ पे यूज़ किया गया तथा टेप का भी यूज़ चालू हो गया था यहाँ पे। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो मैग्नेटिक डिस्क थी उस पर आयरन ऑक्साइड की परत होती थी। ये भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसकी जो गति है, संग्रहण क्षमता है, वो भी तीव्र हो गई थी। इसमें व्यवसाय तथा उद्योग जगत में कंप्यूटर का प्रयोग प्रारंभ हुआ था, मतलब सेकंड उसमें हमने उद्योग और व्यवसाय के लिए यहाँ पे यूज़ करने स्टार्ट कर दिया था सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर को। और यही प्रोग्रामिंग भाषा का भी विकास इसी जनरेशन से स्टार्ट हुआ है। कौन सी, सेकंड जनरेशन से, आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की, तो पहला है हमने वैक्यूम ट्यूब की बजाय कहा ट्रांजिस्टर यूज़ किया यहाँ पे। नेक्स्ट है प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज का उपयोग किया, वहाँ पे हमने चुंबकीय ड्रम का यूज़ किया गया था, ध्यान रखना इस चीज़ को। मुख्य भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई, सही है। फिर इनपुट आउटपुट भी की स्पीड भी बढ़ा दी हमने। फिर उच्च स्तरीय लैंग्वेज हमने यूज़ की, जिससे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो फर्स्ट थी हमारा कोबाल और फोर्ट्रान, ये हमने यहाँ पे यूज़ की। आकार और ताप में कमी, मतलब आकार भी अब छोटा होने लगा था, और यहाँ पे इनके जो ताप में कमी भी यहाँ पे हम कर चुके थे, क्योंकि यहाँ पे अब कम हीट जनरेट हो पा रही थी, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए थे। गति भी तीव्र हो गई थी, ठीक है। और ये बैच ओरिएंटेड था, मतलब हम बैच में यहाँ पे कोई भी वर्क को कर सकते थे, जैसे बिलिंग करना, पेरोल प्रोसेसिंग ये था वगैरह वगैरह। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो IBM 1401, हनीवेल 200 CDC 1604 इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1965 से 1974 तक चले, और इसके अंदर हम बात करते हैं, यहाँ पे थर्ड जनरेशन का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था IC। हमने ट्रांजिस्टर की जगह यहाँ पे IC का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था,
और जिसका विकास जेएस किल्वी ने किया था। इसको ध्यान रखना है, इसको मतलब इसका जो आविष्कार है जेएस किल्वी ने किया था आईसी का। और जब आईसी यूज़ होने लगे तो यहाँ पे टेम्परेचर और भी कम होने लगा, साइज भी कम हो गई और साथ में यहाँ पे इसकी स्पीड भी बढ़ने लगी। तो यहाँ पे हमने जब स्टार्टिंग किया था तो लार्ज एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हमने यूज़ किया था। इसमें क्या किया गया था, एक सिलिकॉन चिप के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर को लगाया गया था, ठीक है। और यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी का भी हमने थर्ड पीढ़ी में हमने यूज़ किया, मतलब तीसरी पीढ़ी में रैम का भी हमने यूज़ स्टार्ट कर दिया था, जिससे इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ गई थी, ठीक है। और इसी पीढ़ी में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वो भी थोड़े अलग अलग मिलने लगे थे। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से हम हमारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को हमारे कंप्यूटर में हम लगा पा रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग भी होने लगा, मतलब आईसी सर्किट का यूज़ होने लगा। उसके बाद चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट मुख्य भंडारण के रूप में यहाँ पे यूज़ होने लगे, ठीक है। अधिक लचीला इनपुट आउटपुट होने लगा, क्योंकि यहाँ पे मोर फ्लेक्सिबिलिटी मिलने लगी, हम बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यहाँ पे यूज़ कर पा रहे थे। गति तीव्र हो गई, छोटा हो गया और विश्वसनीय हो गया। अब यहाँ पे और हाई लेवल लैंग्वेज का हमने यूज़ किया, मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो भी हाई लेवल की यूज़ होने लगी थी, ठीक है। अब यहाँ पे रिमोट प्रोसेसिंग हो रही थी यहाँ पे, एंड उसके बाद में इनपुट आउटपुट को नियंत्रण करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध होने लगे थे। अब यहाँ पे हम इनपुट और आउटपुट को भी सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज़ कर पा रहे थे प्रॉपर वे में। उपयोग जैसे कि इसका यहाँ पे स्टार्ट हुआ था एयरलाइन रिजर्वेशन, क्रेडिट कार्ड बैंक बिलिंग एंड मार्केट फोरकास्टिंग वगैरह में इसके यूज़ होने लगे थे। नेक्स्ट है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, जो 1975 से अब तक हैं। पीढ़ी के कंप्यूटर में एलएसआई आईसी की जगह वीएलएसआई, मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आईसी की जगह वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रारंभ हुआ। मतलब यहाँ पे हम आईसी की साइज और भी छोटी होने लगी थी यहाँ पे, जिससे चिप में लगभग लाखों चीज़ों को संग्रहित किया गया था। मतलब एक चिप में हमने लाखों ट्रांजिस्टर लगा दिए गए थे, इसलिए इसको वेरी लार्ज इंटीग्रेशन तकनीक का उपयोग करके माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ। मतलब चौथी पीढ़ी में हमने माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कंप्यूटर के आकार में कमी और क्षमता में वृद्धि हुई। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग न केवल कंप्यूटर में बल्कि और भी बहुत सारे उत्पाद में किया गया, जैसे वाहनों में, सिलाई मशीन में, माइक्रोवेव में, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गेम्स आदि में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क तथा टेप के स्थान पर यहाँ सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज़ होने लगा, सेमीकंडक्टर मेमोरीज का यहाँ पे यूज़ होने लगा, ठीक है, उपयोग होने लगा। और जैसे रैम की क्षमता में वृद्धि के साथ साथ समय की बचत भी होती गई, कार्य अत्यंत तीव्र गति से होने लगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, इस दौरान GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का भी था। तो GUI का इंट्रोड्यूस कब किया गया? चौथी पीढ़ी के अंदर इसका उपयोग होने लगा था, इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम भी आने लग गए, जैसे MS विंडोज़, एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, और C लैंग्वेज भी यहाँ पे विकास हुआ। मतलब जो C++ जो लैंग्वेज होती है उसका हमने चौथी पीढ़ी में उपयोग किया है। नेक्स्ट है उच्च स्तरीय भाषा, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज का अब स्टैंडर्डाइजेशन होने लगा, मतलब सभी टाइप के कंप्यूटर में इन लैंग्वेज को यूज़ किए जाने लगा था। अब यहाँ पे इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ जनरेशन की बात करें, चौथी पीढ़ी की, हम तो VLSI की जगह ULSI यूज़ होने लगा, भंडारण क्षमता उच्च होने लगी, अलग अलग हार्डवेयर निर्माता कंपनी आने लगी यहाँ पे, जिससे हम एक ही निर्माता पर बाध्य नहीं रहने लगे। मतलब बहुत सारी कंपनियां भी इस फील्ड में आ चुकी थी जो अलग अलग हार्डवेयर बनाना स्टार्ट कर दिया था। इससे इसके प्राइस में भी बहुत कमी आने लगी, मतलब कंप्यूटर की प्राइस भी कम होने लग गई थी। मिनी कंप्यूटर का उपयोग में वृद्धि हुई, यहाँ पे ही मिनी कंप्यूटर स्टार्ट हो गए थे चौथी पीढ़ी के पास में, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर और मिनी कंप्यूटर का आरंभ यहीं पे हुआ। जैसे उपयोग है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र करने लगे, ठीक है। व्यावसायिक उत्पाद और व्यक्तिगत उपयोग, मतलब यहाँ पे हम PC जनरल कंप्यूटर जो पर्सनल कंप्यूटर है उसका भी हम यहाँ पे यूज़ करने लगे थे। अगर आगे बात करते हैं हम पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर की, जो अभी तक चल रहा है एट द प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे पाँचवीं पीढ़ी कंप्यूटर में VLSI के स्थान पे ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का विकास हुआ, और एक चिप द्वारा करोड़ों गणना संभव हो सकती, मतलब सिर्फ एक चिप के अंदर हम करोड़ों गणनाएं कर पा रहे थे, ठीक है। जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी थी वो भी बहुत बढ़ने लगी, क्योंकि हम अब CD या कॉम्पैक्ट डिस्क को यूज़ करने लग गए थे। जैसे इंटरनेट, ईमेल, वर्ल्ड वाइड का यहीं पर विकास हुआ।
बहुत छोटे छोटे तथा तीव्र गति से कार्य करने वाले कंप्यूटर का विकास हुआ, जैसे लैपटॉप वगैरह, बहुत सारी चीज़ें 5th जनरेशन में आ चुकी थी। प्रोग्रामिंग की जटिलता कम हो गई, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और भी बहुत अच्छे से होने लगी थी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का भी 5th पीढ़ी में ही इंट्रोड्यूस हुआ है। जैसे पोर्टेबल पीसी जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप वगैरह इसी पीढ़ी में स्टार्ट होने लगे। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जैसे CD रोम मतलब ऑप्टिकल डिस्क का यहाँ पे यूज़ होने लगा। इंटरनेट, ईमेल का विकास हुआ, आकार में बहुत छोटे होने लगे और तीव्र तथा उपयोग में आसान प्लग प्ले वाला काम होने लगा था। उपयोग हमको पता है, इंटरनेट, मल्टीमीडिया वगैरह में हमने इसका बहुत यूज़ किया, जैसे IBM नोटबुक, पेंटियम PC, सुपर कंप्यूटर वगैरह वगैरह। तो इसको हम यही समाप्त करते